आज के इस लेक्चर में हम एपीकल्चर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इसमें हम काइंड्स ऑफ हनी बी पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी के बारे में देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बी हाइव पढ़ेंगे, बी कीपिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे एपीकल्चर का, और डिजीज ऑफ हनी बी और पैरासाइट ऑफ हनी बी। तो शुरू करते हैं। तो एपीकल्चर और बी कीपिंग is the scientific practice of rearing and managing honey bees for bee honey, bee wax and other valuable products। तो एपीकल्चर होता क्या है? ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है बी कीपिंग की, जिसमें हम हनी बीज को हनी के लिए, बी वैक्स के लिए और उसके जो दूसरे वैल्यूबल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए इसकी रेयरिंग करते हैं। उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। द टर्म एपीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एपिस मीनिंग बी। ठीक है, तो ये किससे डिराइव है? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, जिसका मीनिंग जो है एपिस, उसका मीनिंग होता है बी। हार्वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक हनी, वैक्स, प्रोपोलिस, पॉलन, बी वेनम एंड रॉयल जेली। तो इसमें हमें क्या क्या मिलता है? हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, प्रोपोलिस मिलता है, पॉलन, बी वेनम और रॉयल जेली। ये सब कुछ हम इससे हार्वेस्ट करते हैं। अ लोकेशन वेयर बी हाइव्स आर मेंटेन्ड इज कॉल्ड एन एपियरी और बी यार्ड। जहां हम बी हाइव्स की रेयरिंग करते हैं, मतलब जहां पर हम हनी बीज को पालते हैं, उसे हम एपेरी कहते हैं या बी यार्ड कहते हैं। हनी बी आर पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट विथ 3 टाइप्स, क्वीन, मेल एंड वर्कर्स, स्टेराइल, फीमेल। तो हनी बी 3 टाइप्स की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में मिलती है। फर्स्ट है क्वीन, ठीक है, सेकेंड है मेल जिन्हें ड्रोन कहते हैं, और थर्ड है वर्कर्स जो स्टेराइल फीमेल होते हैं। इनके बारे में भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हनी इज न्यूट्रिशियस एंड रिकॉग्नाइज्ड इन आयुर्वेदा फॉर मेडिसिनल यूज। दे आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यू सोशल लाइफ, लिव इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, बिल्डिंग हाइव्स वेयर दे आर स्टोर फूड एंड रेज देयर यंग वन। तो ये यू सोशल लाइफ का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। इसमें किस तरीके से क्वीन, मेल और वर्कर्स जो है उनके काम बटे हुए हैं। वर्कर्स में भी अलग अलग तरीके के वर्कर्स हैं जिनके अलग अलग काम बटे हुए हैं। Their mouth parts are of chewing and lapping type, adapted for feeding on nectar and pollen। ठीक है, इनके माउथ पार्ट्स chewing and lapping टाइप के होते हैं जो फीडिंग और नेक्टर, पॉलन को फीड करने में और नेक्टर को फीड करने में मदद करते हैं। हनी बीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिनेशन ओवर 110 कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स। तो हनी बी का सबसे बड़ा रोल है पॉलिनेशन में। 110 कमर्शियल ग्रोन क्रॉप्स जो है उनको ये पॉलिनेशन करवाते हैं उसमें, विच कलेक्टिवली मेकअप अराउंड 33% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए 33 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में से 33% जो है वो उसका पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होता है। जैसे आपका आलमंड है, उसमें 100% पॉलिनेशन, और ल्यूसर्न है इसमें 110%, एप्पल एंड ब्रोकली में 90%, चेरीज में 80%, अनियन में 65%। ये सब पॉलिनेशन हनी बी के थ्रू होता है। जैसे सनफ्लावर में 45%, मस्टर्ड में 40%, कार्डमन में 35% और कॉटन भी 20% जो पॉलिनेशन है वो बीज के थ्रू ही होता है। ग्लोबली अबाउट 33% ऑफ ह्यूमन डाइट इज derived from insect pollinated plants and honey bee are responsible for approximately 80% of this pollination। हिस्ट्री ऑफ एपीकल्चर, हिस्ट्री क्या है इसकी? बी कीपिंग डेट्स बैक ओवर 17,000 ईयर्स विद अर्ली ह्यूमन गैदरिंग हनी फ्रॉम वाइल्ड बीज एज सीन इन एशियन केव पेंटिंग एंड इजिप्टियन थोम्स। तो बी कीपिंग जो है वो 1700 ईयर्स पहले से चलती आ रही है। ये हमको इसके जो सबूत हैं वो कहाँ मिले हैं? हमें एशियंट केव में देखने को मिले हैं और इजिप्टियन थोम्स। एशियंट इजिप्टियंस, चाइनीज एंड मयान्स developed beekeeping using clay hives, native bees and hollowed logs, recognized its importance in food and rituals। तो एशियंट इजिप्टियंस जो थे, चाइनीज या मयान्स जो थे, वो क्या करते हैं? क्ले हाइव्स बनाते थे, ठीक है, या हॉलोज लॉग के अंदर हाइव्स बनाते थे। बी कीपिंग गेन साइंटिफिक इंटरेस्ट आफ्टर इनोवेशन ऑफ लॉन्ग थ्रॉस, मूवेबल फ्रेम हाइव एंड द हनी एक्सट्रैक्टर। तो बी कीपिंग जो है वो साइंटिफिक इंटरेस्ट उसका तब से आया जब लॉन्गथ्रॉस ने एक मूवेबल हाइव बनाया 1851 में और हनी एक्सट्रैक्टर बनाया 1865 में। तब से ये क्या हो गया, इसको एक साइंटिफिक अप्रोच मिल गई। बी कीपिंग इन इंडिया इज मेंशन इन एशियन वैदिक एंड बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स।
The first attempt at using movable hives for beekeeping in India began in 1882 in Bengal, followed by Punjab in 1883-84. इंडिया में बी कीपिंग 1882 में बंगाल में शुरू हुई और उसके बाद 1883 और 84 में पंजाब में स्टार्ट हो गई. ऑर्गेनाइज्ड बी कीपिंग वॉज इंट्रोड्यूस इन ट्रेवनकोर स्टेट, न्यू कोची इन 1917. और जो ऑर्गेनाइज बी कीपिंग थी वो ट्रेवनकोर स्टेट में, जो इस समय कोची में है, 1917 में स्टार्ट हो गई एंड लेटर इन मैसूर इन 1925. As of 2016-17, India produced approximately 90,000 metric tons of honey annually from these 4 species of honeybees. हनीबी का क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, फैमिली एपिडेई और जीनस एपिस. स्पीसीज में कोई भी हो सकती है, डॉर्सेटा, सिरेना इंडिका, फ्लोरिया, मेलिफेरा. तो ये 4 स्पीसीज हैं जो इंडिया में कॉमनली प्रेजेंट हैं. ये है एपिस डॉर्सेटा जिसे इंडियन रॉक बी कहते हैं, एपिस सिरेना इंडिका इंडियन बी कहते हैं, एपिस फ्लोरिया लिटिल बी, एपिस मेलिफेरा यूरोपियन बी. एक है टेट्रागोनुला इरिडिपेनस, इंडियन स्टिंगलेस बी है, इसे डामर बी भी कहते हैं, इसे मेलिपोना स्टिंगलेस बी भी कहा जाता है. अब कुछ की वर्ड्स हैं जो आपको बार बार सुनने को मिलेंगे. तो क्या है ये, जैसे स्वामिंग. स्वामिंग क्या है? इज अ नेचुरल प्रोसेस वेयर द क्वीन बी लीव द हाइव विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ वर्कर बी टू एस्टेब्लिश अ न्यू कॉलोनी. स्वामिंग का मतलब है कि कुछ वर्कर्स बी को लेकर क्वीन जो होती है नई जगह चली जाती है, क्योंकि उसमें काफ़ी वो जो हाइव है उसमें अब स्पेस नहीं बचता है, तो वो क्या करता है, एक नई कॉलोनी ही डेवलप करती है. सुपरसीड्यूर क्या है? सुपरसीड्यूर अकर व्हेन द एग्जिस्टिंग क्वीन लूजेस हर एबिलिटी टू ले एग और डाइज. जब उसमें एग्जिस्टिंग जो क्वीन होगी उसकी वो एग देना बंद कर देगी या फिर मर जाएगी, तो न्यू क्वीन को रेज किया जाता है उसको हटाकर, तो इसे कहते हैं सुपरसीड्यूर. नेक्स्ट है एब्सकॉन्डिंग. ये एब्सकॉन्डिंग रेफर टू द कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ द कॉलोनी टू अ न्यू लोकेशन ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन सच एज पेस्ट, लैक ऑफ फूड और डिस्टर्बेंस. इसमें क्या है कि जो हनी बी है वो पूरा का पूरा अपना जो हाइव है पूरा एक जगह से हटा देती है और नई जगह जाके लगाती है. अब है हनी बी की स्पीसीज. पहली है एपिस डॉर्सेटा जिसे इंडियन रॉक बी भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज रॉक बी और जायंट हनी बी. It is the largest honeybee species in India, measuring about 16 to 20 millimeter in length. Builds a large comb in open, usually on tree branches, cliff or rocks. ठीक है, सिंगल लार्ज कॉम बनाती है ओपन में, ब्रांचेस में, क्लिफ्स में या रॉक में. जनरली रॉक्स में बनाती है, इसलिए इसे इंडियन रॉक भी कहते हैं. फाउंड इन बोथ प्लेन्स एंड हिली रीजन अप टू 600 मीटर्स अबव सी लेवल. ये 600 मीटर्स से भी ऊपर आपको मिल जाएगी, तो हिली रीजन में आराम से मिल जाती है. एग्जिबिट हाई माइग्रेटरी बिहेवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी फॉर स्वामिंग एंड एब्सकॉन्डिंग. ये क्या करती है, बार बार स्वामिंग कर लेती है या एब्सकॉन्डिंग कर लेती है, तो ये इसका एक माइग्रेटरी बिहेवियर है जो बहुत ज़्यादा शो करती है. हाईली एग्रेसिव इन नेचर मेकिंग देम नॉन डोमेस्टिकेबल. बहुत ही एग्रेसिव होती है जिसकी वजह से इसको हम डोमेस्टिकेट नहीं कर सकते. अ सिंगल कोम कैन ईल्ड अप टू 35 to 40 kg ऑफ हनी, द हाईएस्ट अमंग बी स्पीसीज. सबसे ज़्यादा हनी इसी से मिलता है, 35 to 40 kg हनी मिलता है एक सिंगल कोम से. लेकिन क्या है, ये डोमेस्टिकेटेड नहीं हो सकती क्योंकि ये बहुत ही एग्रेसिव नेचर की है. वर्कर बीज आर हाईली एफिशिएंट, पॉलिनेटिंग अप टू 1200 फ्लावर्स डेली. डेली ये 1200 फ्लावर्स को पॉलिनेट करती है. प्ले अ की रोल इन पॉलिनेटिंग एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप. नेक्स्ट है एपिस सिरेना इंडिका जिसे इंडियन बी भी कहते हैं. मीडियम साइज्ड हनी बी स्पीसीज, स्मॉलर देन एपिस डॉर्सेटा, 15 मिलीमीटर इन लेंथ, बिल्ड्स मल्टीपल पैलर कोम्स इनसाइड कैविटी, ट्री हॉलो, वॉल्स और आर्टिफिशियल हाइव्स. मीडियम साइज की हनी बी है, एपिस डॉर्सेटा से छोटी होती है, 15 मिलीमीटर लेंथ में है और ये अपने जो कोम है, हाइव है, वो पैलर बनाती है कैविटीज के अंदर, हॉलो ट्रीज में, वॉल्स में या आर्टिफिशियल या फिर इन्हीं का आर्टिफिशियल हाइव्स बनता है. नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड वेल अडेप्टेड टू लोकल कंडीशन.
डोमेस्टिकेटेड एंड कॉमनली यूज इन बी कीपिंग, तो बी कीपिंग में सबसे ज़्यादा इन्हें यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। मॉडरेट हनी प्रोडक्शन 6 to 8 kg पर कॉलोनी एनुअली, मॉडरेट अमाउंट में मिलता है हनी 6 to 8 kg, एक कॉलोनी से एक साल में 6 to 8 kg ही हनी मिलता है। लेस एग्रेसिव एंड ईजियर टू मैनेज कंपेयर टू वाइट स्पीसीज, शो मॉडरेट स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग टेंडेंसी, तो ये एब्सकॉन्डिंग और स्वार्मिंग बहुत ईजिली नहीं करती है, तो इसलिए इसे डोमेस्टिकेट करना बहुत आसान है। इफेक्टिव पॉलिनेटर फॉर अ वैरायटी ऑफ क्रॉप, थ्राइव्स इन डाइवर्स क्लाइमेट कंडीशन इंक्लूडिंग प्लेन्स एंड हिल्स, और प्लेन्स और हिल्स सब जगह आपको ये मिल जाएगी। नेक्स्ट है एपिस फ्लोरिया, जिसे लिटिल बी भी कहते हैं, कॉमनली नोन एज लिटिल बी, फाउंड मेनली इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया, नॉट सीन इन हिली रीजन अबव 500 मीटर अबव सी लेवल, तो ये 500 सी लेवल से ऊपर नहीं मिलती हैं और जनरली आपको प्लेन्स में ही मिलेंगी इंडिया की। स्मॉलेस्ट अमंग ऑफ 4 स्पीसीज फाउंड 8 मिलीमीटर इन लेंथ, सबसे छोटी हैं 8 मिलीमीटर इन लेंथ है, इसलिए इसे लिटिल बी भी कहते हैं। बिल्ड स्मॉल वर्टिकल एक्सपोज कोम 15 to 24 सेंटीमीटर ऑन ट्री एंड शर्ब्स, यील्ड 0.5 to 1 kg, 500 ग्राम ऑफ हनी बी पर कोम एनुअली, तो एनुअली इनसे बहुत कम हनी मिलता है, 500 ग्राम से 1 किलो तक। बट द हनी इज कंसिडर्ड वेरी स्वीट, लेकिन इनका हनी जो होता है वो सबसे ज़्यादा मीठा होता है। टेम एंड नॉन एग्रेसिव मेकिंग देम लेस हार्मफुल टू ह्यूमन, ठीक है, तो इसे टेम किया जा सकता है क्योंकि बहुत नॉन एग्रेसिव हैं ये, और हार्मफुल भी बहुत कम हार्मफुल हैं ह्यूमन के लिए। नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिकेशन ड्यू टू देयर हाई टेंडेंसी ऑफ एब्सकॉन्ड एंड फ्रिक्वेंटली चेंज नेस्टिंग साइट, ये क्या है, डोमेस्टिकेट इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि एब्सकॉन्ड करते हैं और अपनी नेस्टिंग साइट फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं। देयर हाइव्स आर फ्रेजाइल एंड ईजिली ब्रोकन, इनके जो हाइव्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल हैं और ईजिली टूट जाते हैं। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा, जिसे यूरोपियन बी भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज द यूरोपियन और इटालियन बी, इसे यूरोपियन या इटालियन बी भी कहते हैं। इंट्रोड्यूस टू इंडिया फ्रॉम यूरोप इटली इन 1962, इसे इंडिया में इटली से इंट्रोड्यूस किया गया 1962 में, तो इटली से इंडिया में से 1962 में लाया गया। मीडियम टू लार्ज साइज बी है, 14 to 20 मिलीमीटर लेंथ, बिल्स पैरेलल कोम्स इन कैविटी सिमिलर टू एपिस सेरेना इंडिका, जैसे एपिस सेरेना बनाती है उसी तरीके से ये भी अपना कोम बनाती है। जेंटली टेम्परामेंट एंड इजीली टू मैनेज, टेम्परामेंट बहुत जेंटल है और इजीली आप इसे मैनेज कर सकते हैं। लो स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग टेंडेंसी, आइडियल फॉर डोमेस्टिकेशन। एक्सलेंट हनी गैदर्स, प्रेफर्ड फॉर कमर्शियल बी कीपिंग, तो हनी एक्सलेंट गैदरिंग है हनी की और इसे बी कीपिंग में कमर्शियली से प्रेफर किया जाता है। हनी यील्ड अराउंड 25 to 30 kg, कैन अप टू 50 to 60 kg पर कॉलोनी एनुअली, तो एनुअली भी ये 25 से 30 किलो या 50 to 60 kg एनुअली हनी यील्ड कर लेती है। फाउंड सुटेबल फॉर डाइवर्स इंडियन क्लाइमेट एक्सेप्ट एक्सट्रीम हिल्स, एक्सट्रीम हिल के अलावा ये सब जगह आपको मिल जाएगी। अब क्या है कास्ट सिस्टम ऑफ हनी बी, जो हमने कहा ना कि बहुत ही यू सोशल एनिमल है, तो हनी बी आर सोशल इंसेक्ट्स, दे लिव इन हाईली ऑर्गेनाइज कॉलोनी, तो ये एक सोशल इंसेक्ट्स हैं और इनके पास इनकी जो कॉलोनी है वो हाईली ऑर्गेनाइज होती है, तो इस वजह से इनका जो ईच कॉलोनी है उसमें 3 डिस्टिंक्ट टाइप की बीज मिलती हैं, क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन्स। तो एक क्वीन बी है, द मदर ऑफ द कॉलोनी ओनली 1, ये 2n नंबर में होती है, मतलब डिप्लॉयड है, और जो कॉलोनी है उसमें सिर्फ एक प्रेजेंट होगी। वर्कर बीज जो होती हैं, यह है वर्कर बी, ये भी डिप्लॉयड होती है, 2n है। द लेबर फोर्स 1000 ऑफ फीमेल वर्कर, तो ये एक लेबर फोर्स है, सारा जितना काम होता है कॉलोनी के अंदर का वो वर्कर बी करती हैं और ये 1000s नंबर में होती हैं। ड्रोन्स जो हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। द मेल बीज 100 ऑफ फीमेल ड्रोन्स, ये 100 नंबर्स में होते हैं और इनका काम सिर्फ फर्टिलाइजेशन का है, बाकी इनका कोई काम नहीं होता। तो क्वीन बी क्या है, द क्वीन बी इज द ओनली फर्टाइल फीमेल इन द कॉलोनी एंड सर्व एज द मदर ऑफ द ऑल बी इन द हाइव। हाइव में क्या है, ये मदर है पूरे हाइव की, और फर्टाइल फीमेल, ओनली फर्टाइल फीमेल सिर्फ क्वीन बी होती है, यही एग ले करती है।
ओनली वन क्वीन इज प्रेजेंट पर कॉलोनी एक्सेप्ट ड्यूरिंग स्वार्मिंग। स्वार्मिंग के अलावा कॉलोनी में सिर्फ एक हनी बी ही प्रेजेंट होती है। लार्जर देन अदर बीज विद लार्जेस्ट एब्डोमेन, स्मूथ स्ट्रिंगर, यूज मेनी टाइम्स। ठीक है, ये इसका ये है हनी बी। इसका जो स्ट्रिंगर होता है वो बहुत स्मूथ होता है और सिर्फ बहुत समय वो बहुत बार यूज करती है। वो अपनी ही हनी को मारने के लिए अपने कोम के अंदर, क्योंकि कोम से बाहर ये नहीं आती है, तो वहीं ये इस स्ट्रिंगर का यूज करती है। और एब्डोमेन भी क्या है इसका, लार्ज होता है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पेन, सबसे ज्यादा लाइफ स्पेन इसी का है, ये अप टू 8 ईयर्स तक जिंदा रहती है। थ्रू इन कमर्शियल बी कीपिंग शी इज ऑफन रिप्लेस एनुअली टू मेंटेन प्रोडक्टिविटी। लेकिन जब आप कमर्शियली बी कीपिंग करते हैं तो इसको हर साल इसको चेंज कर देते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी नहीं तो गिर जाती है। अ हेल्थी क्वीन लेज 1500 टू 2000 एग्स पर डे। तो एक जो क्वीन है वो 1500 से लेकर 2000 एग पर डे दे सकती है। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू वर्कर्स एंड अ न्यू क्वीन। तो ये जो क्वीन है 2 टाइप के एग देती है, एक फर्टिलाइज्ड एग और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उससे वर्कर्स बनते हैं और न्यू क्वीन बनती है, और जो भी जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग है उनसे ड्रोन्स जो मेल्स हैं वो डेवलप होते हैं। प्रोड्यूसेस अ स्पेशल फेरोमोन्स क्वीन substance that maintains social order in the colony, attracts worker bee and inhibit over development in the worker bees। तो जो इसका हार्मोन होता है उसकी वजह से जो कॉलोनी है उसमें जो सोशल ऑर्डर है वो मेंटेन रहता है, वर्कर बीज की तरफ अट्रैक्ट रहती हैं, और वर्कर बीज का एक्स्ट्रा डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वर्कर बीज जो हैं वो भी क्या है, फर्टिलाइज्ड एग हैं, तो वो क्वीन में नहीं चेंज हो पाती हैं, सिर्फ इसके जो हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट है आपका वर्कर बी। वर्कर बी आर सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड फीमेल। ये सेक्सुअली अंडर डेवलप्ड फीमेल्स होती हैं। दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं, दो अंडर क्वीनलेस कंडीशन। लेकिन जब क्वीनलेस कंडीशन हो जाती है तो ये क्या करती हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग ले करती हैं, जिससे सिर्फ क्या डेवलप होते हैं, ड्रोन्स डेवलप होते हैं। अ कॉलोनी कैन हैव 20,000 to 60,000 वर्कर बीज। तो एक कॉलोनी में 20,000 से 60,000 तक वर्कर बीज हो जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन 4 to 6 वीक होता है समर में और 4 to 5 मंथ होता है विंटर में। कॉल्ड वर्कर्स ड्यू टू देयर वाइड रेंज ऑफ ड्यूटीज इन द आउटसाइड द हाइव। इन्हें वर्कर बी इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाइव के अंदर और बाहर इन्हें बहुत सारी ड्यूटीज मिलती हैं। तो जब ये 3 दिनों तक होती हैं, मतलब 1 to 3 डेज के अंदर, ये क्या करती हैं, क्लीन वैक्स सेल, मेंटेन हाइजीन इन द हाइव। तो यहीं से इनका काम शुरू हो जाता है। इनके एज के हिसाब से इन्हें काम बटा रहता है। तो 1 दिन से 3 दिन की जो वर्कर्स बीज होंगी वो वैक्स सेल को क्लीन करेंगी, हाइजीन मेंटेन करेंगी हाइव के अंदर। जैसे उन्हें 4 डेज होता है तो 4 से 6 डेज के अंदर वो क्या करती हैं, फीड ओल्डर लार्वी। जो पुरानी लार्वी हैं उन्हें फीड कराएंगी हनी या पोलन से। स्टार्ट ओरिएंटेशन फ्लाइट्स अराउंड द हाइव। 7 to 11 डेज वाली जो वर्कर बीज हैं वो डेवलप हाइपोफेरेंजियल फूड ग्लैंड्स उनमें डेवलप हो जाती हैं। हाइपोफेरेंजियल फूड ग्लैंड्स सिक्रीट रॉयल जेली, फीड यंग लार्वी। रॉयल जेली सिक्रीट करती हैं और यंग लार्वी को क्या करती हैं, फीड कराना शुरू करती हैं। 12 to 18 डेज में डेवलप वैक्स ग्लैंड डेवलप हो जाती है उनमें। बेल्ट कोम बनाना शुरू करती हैं। स्टोर्ड नेक्टर, पोलन, वाटर एंड प्रोपोलिस ब्रॉट बाय फॉरेजर्स कीप ब्रूड वार्म। तो 12 से 18 दिन वाली वर्कर बीज जो हैं वो उनमें वैक्स ग्लैंड डेवलप हो जाती है, वो कोम बनाती हैं, नेक्टर, पोलन, वाटर, प्रोपोलिस सबको स्टोर करती हैं, और जो भी बाहर से फॉरेजर बीज जो चीज़ लाती हैं उनको स्टोर करने का काम करती हैं, और जो ब्रूड है उसे वार्म करती हैं। 18 to 20 डेज की जो बीज हैं वो सर्व एज गार्ड बी एट हाइव एंट्रेंस। वो हाइव एंट्रेंस पे गार्ड की तरह काम करती हैं। और 20 से ज़्यादा दिन वाली, 20 से प्लस डेज वाली जो हैं वर्कर बीज, वो टेक ऑन फील्ड ड्यूटी। उन्हें फील्ड ड्यूटी दी जाती है, फोरेज फॉर नेक्टर, पोलन, वाटर एंड प्रोपोलिस। तो वो सब चीज़ों को ढूंढ के इकट्ठा करके लाती हैं। तो इस तरीके से एज के हिसाब से वर्कर बीज में काम बटा रहता है। इसीलिए ये सबसे अच्छा एक सोशल इंसेक्ट माना जाता है। ड्रोन बीज जो हैं, ड्रोन बीज आर मेल्स एंड डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। ये
अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होता है। देयर मेन फंक्शन इज टू मेट विद इन अ वर्जिन क्वीन आफ्टर विच दे डाई इमिडिएटली। तो इनका मेन फंक्शन सिर्फ मेटिंग है और जैसे ही मेटिंग करते हैं वैसे ही ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। Drones do not perform any hive duties like nectar collection, pollen gathering और comb building. ड्रोन्स का कोई काम नहीं होता है, उसको पास कोई ड्यूटीज नहीं होती है, ना नेक्टर कलेक्शन की, पॉलन गैदरिंग की और ना ही कोम बिल्डिंग की। दे आर लार्जर देन वर्कर बीज एंड टेक 24 days टू इमर्ज फ्रॉम ब्रूड सेल। ये वर्कर बी से बड़ी होती हैं और ब्रूड सेल से निकलने में 24 days का समय लेती हैं। देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 59 days इन समर, but it varies depending on the colony health and food supply. Drones have a large head with prominent eye for spotting queen during mating flight. इनमें large head होता है और prominent eye होती है जिससे ये mating flight में queen को देख सकें। They have a rounded rear and no stringer. इनके पास stringer नहीं होता है and cannot sting. इस वजह से ये sting नहीं कर सकते हैं। 3 to 4 workers bee feed each drone as they cannot feed themselves. तो 3 या 4 वर्कर बीज इसे फीड कराती हैं क्योंकि ये खुद खाना नहीं खा सकते हैं। आफ्टर द ब्रीडिंग सीजन और ड्यूरिंग हनी शॉर्टेज ड्रोन आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हाइव एंड डाई। ब्रीडिंग सीजन के बाद या जब हनी शॉर्टेज हो जाता है, हाइव में हनी की कमी हो जाती है, तो जो ड्रोन्स होते हैं उन्हें हाइव से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है, क्योंकि उनका मीटिंग के अलावा कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मर जाते हैं। ये है लाइफ साइकिल ऑफ हनी बी। तो लाइफ साइकिल में क्या है, देखिए क्वीन जो होती है, कॉपुलेशन होता है मेल क्वीन और ड्रोन बी का, और जो क्वीन होती है वो 2 टाइप के एग ले करती है, एक फर्टिलाइज्ड एग और एक अनफर्टिलाइज्ड एग। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो 2 टाइप से डेवलप हो सकते हैं, क्वीन बी और वर्कर बी में। तो क्वीन बी का जो डेवलपमेंट टाइम है वो 16 days का है। इसमें इन्हें पूरा थ्रू आउट 1 to 5 days जब वो लार्वल स्टेज में होती हैं तो उस समय उन्हें पूरा समय रॉयल जेली ही खिलाई जाती है, ठीक है। और प्यूपा स्टेज में जैसे 6 डे में आती हैं वो प्यूपा स्टेज में चली जाती हैं, तो 6 to 15 days वो प्यूपा स्टेज में रहती हैं। उसके बाद 16 डे पर वो इमर्ज हो जाती हैं। तो क्वीन बी जो होती हैं उसे थ्रू आउट, जब वो फीडिंग करती है, लार्वा स्टेज होती है, तो उसे थ्रू आउट 1 to 5 days रॉयल जेली ही खिलाई जाती है, जिससे वो क्वीन बी में डेवलप होती है। तो इससे फुल्ली फर्टाइल फीमेल निकलती है। ओनली वन क्वीन पर कॉलोनी, लेग 1500 to 2000 एग पर डे, लाइफ स्पेन 1 to 3 years। सेकेंड जो वर्कर बी है वो भी फर्टिलाइज्ड एग से बनती है और इसका डेवलपमेंट टाइम होता है 21 days। जो शुरू के 3 days होते हैं उसमें तो इसे रॉयल जेली खिलाई जाती है, लेकिन बाद में 4 to 6 days तक, ठीक है, ये एक दिन ज़्यादा मतलब 6 days तक ये लार्वाल फॉर्म में रहती है और फीड करती है। तो बाकी के जो 4 to 6 days होते हैं उसमें इसे बी ब्रेड खिलाया जाता है। तो सिर्फ शुरू के 3 दिन ही इसे रॉयल जेली खिलाई जाती है, जिससे ये वर्कर बी में डेवलप होती है। 7 to 20 days ये प्यूपा स्टेज में रहती है और 21 days में ये अडल्ट इमर्ज होता है। इसमें ये स्टेराइल फीमेल है, 20,000 to 60,000 पर कॉलोनी में प्रेजेंट होती हैं। परफॉर्म ऑल हाइव टास्क, लाइफ स्पेन 4 to 6 weeks इन समर एंड 4 to 5 months इन विंटर। जो ड्रोन बीज हैं वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं और 24 days में इसका डेवलपमेंट टाइम जो है वो सबसे ज़्यादा है, 24 days तक। फीड बाय वर्कर बीज, इन्हें वर्कर बीज के थ्रू फीड कराया जाता है, इन्हें बी ब्रेड ही खिलाया जाता है या वैक्स खिलाया जाता है, इन्हें रॉयल जेली नहीं दी जाती है। 7 to 23 days तक ये प्यूपा स्टेज में रहते हैं और 24 days ये इमर्ज होते हैं। मेल बी में डेवलप होंगे, लार्जर आई, नो स्ट्रिंगर, या मेट्स विथ क्वीन देन डाई, जैसी मेटिंग करेंगे वैसे मर जाएंगे। नो हाइव ड्यूटीज, कोई हाइव ड्यूटीज नहीं होती हैं। ड्राइवन आउट ड्यूरिंग शॉर्टेज, और जब शॉर्टेज होती है खाने की तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है हाइव से। अब है स्ट्रक्चर ऑफ बी हाइव। बी हाइव का स्ट्रक्चर कैसा होता है? द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ नेचुरल बी हाइव is a well-organized and efficient system designed to support the survival and productivity of the colony. Inside the hive, we construct vertical wax comb. तो क्या बनाती हैं? ये vertical wax comb बनाती हैं, made up of thousands of hexagonal cell. तो ये कुछ
इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें 1000 ऑफ ये हेक्सागोनल सेल, 1000 सेल हैं ऐसी, इस टाइप की 1000 सेल होती हैं और ये वर्टिकल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें सारी चीज़ें अलग अलग हैं, जैसे पॉलन सेल हैं, ये सबसे टॉप में पॉलन सेल होती हैं। ये हनी सेल, सबसे पहले ऊपर हनी सेल होती हैं, उसके नीचे पॉलन सेल होती हैं। किनारे की तरफ ड्रोन सेल्स, जो ड्रोन डेवलप होंगे वो साइड में डेवलप होंगे। ब्रूड सेल बिल्कुल इन बिटवीन जो होगा वो ब्रूड सेल होगा, और साइड में ब्रूड सेल्स, ओपन कैप्ड ब्रूड सेल्स, सिंगल एग इन ब्रूड सेल। तो इस तरीके से इनका एक अरेंजमेंट होता है हाइव के अंदर भी, कि सबसे ऊपर जो है हनी सेल्स होंगी, उसके नीचे पॉलन सेल्स होंगी और बिल्कुल मिडल में आपका ब्रूड सेल्स होंगी। These combs are arranged in parallel sheet and serve multiple purpose such as brood rearing and food storage. At a very top of each comb, ठीक है, सबसे ऊपर कॉम्ब में क्या होगा, स्टोर हनी स्टोर किया जाता है इन सील्ड वैक्स सेल। वो क्या होंगी, सील्ड वैक्स सेल होंगी जहां पर हनी स्टोर होगा। दिस एक्ट एज द कॉलोनी एनर्जी रिजर्व। ये रिजर्व मटेरियल है उनका, जब फूड की शॉर्टेज होती है तब ये यहीं से अपना फूड लेती हैं। जब क्लाइमेटिक कंडीशन उनके फेवरेबल नहीं होती हैं तब उनका जो फूड है वो जो ये स्टोर करती हैं हनी, वहीं से मिलता है। जस्ट बिलो द हनी स्टोरेज इज अ नैरो बैंड ऑफ सेल्स यूज फॉर स्टोरिंग पॉलन। उसके नीचे ये पॉलन स्टोर करती हैं, विच प्रोवाइड एसेंशियल प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर द डेवलपिंग ब्रूड। तो प्रोटीन और जो जितना भी न्यूट्रिशन है वो यहीं से मिलता है पॉलन से। द सेंट्रल एरिया ऑफ कॉम्ब नोन एज ब्रूड नेस्ट, और जो बीच का एरिया है उसे हम ब्रूड नेस्ट कहते हैं, वेयर द क्वीन ले एग, जहां क्वीन अपने एग ले करती है। तो ये बीच का एरिया, जो ये एरिया है, ये आपका क्या है, ब्रूड नेस्ट है। दिस वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द हाइव इज डेडिकेटेड टू रेजिंग यंग बीज एंड कंटेन 3 टाइप्स ऑफ ब्रूड सेल्स। यहीं पर 3 टाइप की ब्रूड सेल्स होती हैं। वर्कर सेल्स जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं और सबसे ज्यादा होती हैं। ड्रोन सेल्स जो होंगी वो लोकेटेड द पेरिफेरी, देखिए पेरिफेरी की तरफ को लोकेटेड होंगी, बाहर की तरफ को, और ये क्या होती है, डोम शेप्ड होती हैं, क्योंकि जो ड्रोन होता है वो थोड़ा बड़ा साइज में होता है। एंड द क्वीन सेल लार्जर पीनट शेप्ड। तो क्वीन सबसे बड़ी होती है तो वो एक लार्जर पीनट शेप का होता है, एंड यूजुअली फाउंड एट द लोअर एज ऑफ द कोम। और कोम के नीचे की साइड को देखिए, यह है क्वीन सेल, तो नीचे की तरफ को, एज की तरफ को होगी, क्योंकि स्वार्मिंग करने में जिससे मदद मिलती है। द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन ऑफ दीज जोन हेल्प मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल। तो जो ये इस तरीके से जोन्स बने हुए हैं, इससे उनको टेम्परेचर मेंटेन करने में और ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन करने में मदद मिलती है, टिपिकली अराउंड 35 to 36 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ बी कीपिंग की, जिसमें हम ट्रेडिशनल इंडिजिनस मेथड और मॉडर्न साइंटिफिक मेथड दोनों के बारे में देखेंगे। तो एशियन टाइम में भी जो पीपल थे वो हनी को कलेक्ट करते थे। वो क्या करते थे, अपने ऊपर पूरा का पूरा एक थिक क्लॉथ रैप कर लेते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए। इन एशियन टाइम पीपल कलेक्ट हनी बाय अप्रोचिंग वाइल्ड बी hives आफ्टर रैपिंग themselves in a thick cloth for protection. They use smoke to drive the bees away. तो क्या यूज करते थे, ये स्मोक यूज करते थे जिससे बीज दूर भाग जाएं। Some bees would fly off, but many were killed in the process as hive was broken to extract the honey. इसमें क्या होता था, बहुत सारी बीज मर भी जाती थी और वो हाइव को भी तोड़ते थे हनी निकालने के लिए। Honey was removed by squeezing the combs, which also destroy the brood, larvae, pupa and eggs. हनी को रिमूव करने के लिए कोम को स्क्वीज करते थे, जिससे क्या होता था, जो ब्रूड था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, लार्वी, प्यूपा, एग सभी कुछ उस हनी में आ जाता था। एज अ रिजल्ट देयर रिमेन्स वुड ऑफन मिक्स विद द हनी, मेकिंग इट इम्प्योर। और जो हनी मिलता था वो बिल्कुल इम्प्योर हनी मिलता था। ओवर टाइम पीपल बिगेन इनकरेजिंग बी टू मेक हाइव्स इन पिक्चर। कुछ समय बाद जब लोगों को ये पता चला कि जो हनी है वो कितना इम्पोर्टेंट है, तो उन्होंने क्या किया, हाइव्स, बीज को हाइव बनाने के लिए इनकरेज किया, जैसे पिक्चर में बनाना, वुडन बॉक्सेस में, विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। However, these methods did not guarantee that bees would build their hives in the provided container. लेकिन ये जरूरी नहीं था कि जो बीज को इन्होंने प्रोवाइड करे हैं कंटेनर, इसी में आके अपना हाइव बनाएगी। अब मॉडर्न साइंटिफिक मेथड, इसमें यूज आर्टिफिशियल हाइव्स लाइक लैंथ्रोथ हाइव
फॉर इजी इंस्पेक्शन एंड हनी एक्सट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल हाइव है वो लैंग्सट्रॉथ का चलता है, लैंग्सट्रॉथ हाइव कहते हैं। ये एक आर्टिफिशियल हाइव होता है जिसमें बीज बिल्ड कोम ऑन रिमूवेबल वुडन फ्रेम्स। ठीक है, इसमें जो बीज होती है वो रिमूवेबल वुडन फ्रेम्स में अपना कोम बनाती है, अलाउइंग हनी टू बी हार्वेस्टेड विदाउट हार्मिंग देम, जिससे उनको बिना हार्म करे भी हम हनी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्मोकर आर यूज्ड जेंटली टू काम बीज ड्यूरिंग हाइव मैनेजमेंट। हनी इज एक्सट्रैक्टेड यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें जो हनी है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्रिजर्विंग द कोम फॉर रीयूज। इसमें कोम को फिर से रीयूज प्रिजर्व किया जाता है कि उसे फिर से यूज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार हनी निकालने में आप हाइव को कोई नुकसान पहुंचता हो, ऐसा कुछ नहीं होता इस मेथड में। दिस मेथड इज एफिशिएंट, हाइजीन एंड प्रमोट सस्टेनेबल बी फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत ही सस्टेनेबल प्रैक्टिस है। इसमें जो टाइप्स ऑफ बी हाइव्स हैं, देखो बहुत सारे बी हाइव हैं, बहुत टाइप के बी हाइव हैं, जैसे पॉट हाइव, बॉक हाइव, मधुसागर हाइव, हाउस हाइव, न्यूक्लियस हाइव, सिंगल वॉल्ड एंड डबल वॉल्ड डेटेंट हाइव, ब्रिटिश स्टैंडर्ड हाइव, लैंग्सट्रॉथ हाइव, जोडिकोट हाइव और न्यूटन हाइव। तो ये जो तीन है, लैंग्सट्रॉथ, जोडिकोट और न्यूटन हाइव, ये तीन जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इन्हीं का यूज होता है। और जो लैंग्सट्रॉथ हाइव है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इटालियन हनीबी को। एपिस मेलिफेरा के लिए आपको लैंग्सट्रॉथ हाइव की जरूरत पड़ेगी। और सबसे ज्यादा जो हनी प्रोडक्शन है वो इटालियन हनी भी एपिस मेलिफेरा से ही मिलता है। इससे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो लैंग्सट्रॉथ हाइव ही यूज किया जाता है। तो हम इस वीडियो में इसी हाइव के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इस बी हाइव का? द आर्टिफिशियल बी हाइव वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट लॉरेन लैंग्सट्रॉथ इन 1851। तो 1851 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इट इज स्पेशली डिजाइन वुडन बॉक्स स्ट्रक्चर विद आइदर 1 और 2 वॉल्स। ये एक वुडन बॉक्स स्ट्रक्चर है जिसमें 1 या 2 वॉल्स हो सकती हैं। सिंगल वॉल्ड हाइव्स आर टिपिकली यूज्ड इन हॉट रीजन। जो सिंगल वॉल्ड हाइव्स हैं वो हॉट रीजन में यूज होते हैं, वाइल डबल वॉल्ड हाइव्स आर प्रेफर्ड इन कोल्डर एरिया टू प्रोवाइड बेटर इंसुलेशन। और जो डबल वॉल्ड हाइव्स हैं वो कोल्डर एरिया में इंसुलेशन की उससे बेटर इंसुलेशन मिल सके, इसलिए कोल्डर एरिया में इसका यूज किया जाता है। दीज हाइव्स आर पोर्टेबल एंड कैन बी इजिली मूव्ड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। ये पोर्टेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत आसान रहता है। द स्टैंडर्ड हाइव साइज इज यूजुअली अराउंड 44.8 into 23.2 सेंटीमीटर एंड टिपिकली कंटेन 7 to 10 रिमूवेबल फ्रेम्स। जो स्टैंडर्ड साइज है हाइव का वो 44.8 into 23.2 सेंटीमीटर है और इसमें 7 to 10 रिमूवेबल फ्रेम्स यूज होते हैं। द हाइव कैन बी ओपन फ्रॉम द टॉप एंड इज डिजाइंड एज अ मल्टी स्टोर्ड स्ट्रक्चर। ऊपर से ओपन होता है ये और ये मल्टी स्टोर्ड स्ट्रक्चर है। ईच सेक्शन और चैम्बर सर्व एज डिफरेंट पर्पसेस सच एज हनी स्टोरेज, ब्रूडिंग, रेयरिंग और क्वीन मैनेजमेंट। तो हर चीज के लिए अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं। दिस मॉड्यूलर डिजाइन अलाउ फॉर इजियर मैनेजमेंट, हनी एक्सट्रैक्शन एंड कॉलोनी इंस्पेक्शन विदाउट हार्मिंग द बीज। तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? देखिए, ये है लैंग्सट्रॉथ का बी हाइव। इसमें ये स्टैंड होता है इसका, ये लाइटिंग बोर्ड है, ये बॉटम बोर्ड है, ये ब्रूड चैम्बर है, इसे एग चैम्बर भी कहते हैं। यहीं पर हनी बीज रखी जाती हैं। ये क्वीन एक्सक्लूडर है और ये दो जो हैं सुपर चैम्बर हैं, इसी में हनी इकट्ठा किया जाता है। ये हाइव सीलिंग है और ये टॉप कवर है। तो इसको 1 by 1 पूरा देखेंगे। सबसे पहले है स्टैंड बेस। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज स्टैंड या बेस कहेंगे इसे। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ हाइव equipped with 4 adjustable leg। ये क्या है? हाइव का फाउंडेशन है नीचे, या इसमें 4 एडजस्टेबल लेग्स हो सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके से ऐसा भी बेस बन सकता है और इसकी जगह पर 4 लेग भी आप लगा सकते हैं। तो ये बेस है एक। It can be slightly sloped to ensure rainwater drain off easily, preventing water accumulation। ये थोड़ा सा स्लोप रहता है इसमें, जिससे रेन वाटर इजीली इसमें से ड्रेन ऑफ हो जाए, जमा ना हो सके।
Bottom board, the main base of the hive, it has two entrances, one for the entry and the other for the exit of bees. It support the rest of the hive structure. लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है वो क्या है आपका, यहाँ पर ये है बॉटम बोर्ड. बॉटम बोर्ड में यहीं से एंट्री और एग्जिट दोनों का पॉइंट, जो भी हनी बी जो वर्कर्स बीज आ रहे हैं वो उनका एंट्री और एग्जिट का पॉइंट यहीं से ही क्या करेंगे, ब्रूड चैम्बर में जाएंगे. तो यही इनका एंट्री और एग्जिट पॉइंट है. ये लाइटनिंग बोर्ड जो है ये एक तरीके का बाहर को निकला हुआ बोर्ड है. इसमें जो हनी बीज उड़कर आती है वो यहाँ पर रेस्ट करती हैं और बाहर निकलती हैं, यहाँ पर रेस्ट करती है. तो रेस्ट करने के लिए एक बोर्ड बनाया है जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग बोर्ड. लाइटनिंग बोर्ड, a small platform attached in front of the bottom board that act as a landing area for bees returning to the hive. तो ये एक लैंडिंग एरिया है. नेक्स्ट है हाइव फ्रेम्स कहे हैं इसे या वुडन फ्रेम्स कहें. These are rectangular wooden trays where bees build their wax comb. तो ये इस तरीके की, ये दिख रही होगा आपको पिक्चर में, इस तरीके की रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम है. इस तरीके के होते हैं ये वुडन फ्रेम. और ये क्या होते हैं, रिमूवेबल होते हैं. इसमें ही हनी जो बीज होती हैं वो अपना कोम बनाती हैं. ठीक है, अपना हाइव इसी के अंदर बनाती हैं. द फ्रेम्स आर रिमूवेबल एंड अलाउ फॉर ऑर्गेनाइज कोम कंस्ट्रक्शन एंड इजी हनी एक्सट्रैक्शन. तो इसे आप बाहर निकाल सकते हैं, इससे आसानी से हम हनी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है ब्रूड चैम्बर, जिसे हम एग चैम्बर भी कहते हैं. ये है पोजीशन. दिस इज द वुडन बॉक्स वेयर 5 to 10 फ्रेम्स आर प्लेस्ड. इसमें 5 से 10 फ्रेम प्लेस किए जा सकते हैं. इट इज द मेन एरिया वेयर द क्वीन बी लेज हर एग कॉल्ड बी स्पेस. ये मेन एरिया है, इसी में ये वुडन फ्रेम, जो पीछे वुडन फ्रेम हमने बताए वो इसी में लगाए जाते हैं. तो ये किस तरीके से ऐसे लगाए जाते हैं, ये एक वुडन फ्रेम लगेगा, इसके पीछे दूसरा, फिर तीसरा. तो इस तरीके से इस ब्रूड चैम्बर में एक बॉक्स है, इसके अंदर इस तरीके से हम बहुत सारे वुडन फ्रेम अंदर डालेंगे. इनके बीच में जो ये स्पेस है, ये स्पेस, इस स्पेस को कहते हैं बी स्पेस. इसकी वजह से ये जो वुडन फ्रेम है, इसकी वजह से यहाँ से बीज इस तरफ दूसरी तरफ नहीं जा पाती हैं और यहीं पर इस पूरे जगह पर वो अपना क्या बना, हाइव बनाती है. बिटवीन द फ्रेम्स देयर आर द मैश विद स्मॉल हेक्सागोनल शेप्ड होल्स दैट हेल्प्स द बीज बिल्ड देयर कोम नीटली. ये जो वुडन फ्रेम है इसमें मैश लगाई जाती है जो हेक्सागोनल शेप की होती है, जिसमें कोम जो हनी बी है वो बढ़िया तरीके से अपना कोम बिल्ड करती है. द कोम बेसेस आर प्लेस्ड अपराइट टू हेल्प बीज मेक स्ट्रेट एंड स्ट्रॉन्ग कोम. नेक्स्ट है ग्रिड या क्वीन एक्सक्लूडर. ये है अ मैश स्क्रीन मेड अप ऑफ वायर और प्लास्टिक प्लेस्ड अबव द ब्रूड चैम्बर. ब्रूड चैम्बर के ऊपर एक प्लास्टिक की या एक मैश की एक अलग से एक शीट लगाई जाती है, जिससे क्या होगा कि यहाँ जो हनी बी है, क्वीन बी है, वो यहाँ ऊपर नहीं जा पाए. इसका साइज इतना होता है कि सिर्फ वर्कर बीज ही ऊपर जा सकती हैं, क्योंकि वो जाके पॉलन, नेक्टर और आपका हनी यहाँ सुपर चैम्बर में स्टोर करेंगी. लेकिन यहाँ से इससे क्वीन पास नहीं हो सकती है, जिससे अगर क्वीन पास हो गई तो यहाँ भी अपने सारे एग लेकर लेगी. तो इसलिए ये क्वीन एक्सक्लूडर करके एक मैश या एक प्लास्टिक कुछ ऐसा प्लेस किया जाता है इसके बीच में. It allows worker bee to pass out, prevent the larger queen bee from entering the honey storage area, keeping the honey chamber free of brood. तो जितना भी ब्रूडिंग होगा, एग लेइंग जो होगी वो सब यहाँ होगी और हनी का जो कलेक्शन होगा वो सुपर चैम्बर में. नेक्स्ट है सुपर चैम्बर, लोकेटेड अबव द ब्रूड चैम्बर. ब्रूड चैम्बर के ऊपर होता है. दिस एरिया इज फॉर स्टोरिंग हनी. तो ये हनी स्टोर करने के काम आता है. जब आपने नेचुरल जो हाइव होता है उसको भी देखा था इसी वीडियो में, पहले उस स्लाइड देखी थी, तो उसमें आपने देखा कि हनी स्टोर करने का एरिया जो होता है सबसे ऊपर होता है. सबसे ऊपर हाइव में वो हनी स्टोर करती है, फिर पॉलन स्टोर करती है और उसके नीचे बीच में उसका ब्रूडिंग एरिया होता है. तो उसी तरीके से आर्टिफिशियल हाइव में भी सबसे ऊपर का जो एरिया होगा वो हनी स्टोर करने का ही है. Bees bring pollen and nectar here and more frames can be added as needed. इसमें आप फ्रेम निकाल और दोनों वही जो वुडन फ्रेम है वही यहाँ भी लगाए जाते हैं. इन फ्रेम्स को आप आराम से निकाल भी सकते हैं और इसमें ऐड भी कर सकते हैं. तो रिमूव करना और ऐड करना बहुत इजी है इसमें. इट इज कवर विद अ वुडन इनर कवर दैट हैज स्मॉल वेंटिलेशन होल. इसमें ऊपर से एक वुडन इनर कवर लगाया जाता है जिसमें छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं वेंटिलेशन के लिए. हाइव सीलिंग
या इनर कवर। अब हाइव को सील करने के लिए एक कवर लगाया जाता है जिसे इनर कवर भी कहते हैं। देखिए ये है हाइव सीलिंग, ये एक लगाया जाता है हाइव सीलिंग, उसके बाद फिर टॉप कवर। दिस पार्टीशन हैज अ स्मॉल होल फॉर बीज मूवमेंट एंड होल्ड्स द सॉल्यूशन ड्यूरिंग फ्लावर स्कैरसिटी। जब फ्लावर की स्कैरसिटी हो जाती है, कम हो जाते हैं फ्लावर, तो इसके ऊपर ही जो शुगर सॉल्यूशन है वो रखा जाता है। जैसे फीडर आप आगे पढ़ेंगे उसे फीडर कहते हैं, तो यहीं वो फीडर यहीं ऊपर हाइव में इनर कवर में रखा जाता है। इट इज समटाइम्स यूज्ड टू सेपरेट 2 कॉलोनीज इन द सेम हाइव। ये अगर 2 कॉलोनीज होंगी, एक के ऊपर एक, हम 2 कॉलोनीज भी लगा सकते हैं इसके ऊपर दूसरी, तो ये उन दोनों कॉलोनीज को सेपरेट करने का भी काम करता है। नेक्स्ट है टॉप कवर। द आउटर मोस्ट रूफ मेड अप ऑफ टिन और जिंक। जो सबसे ऊपर की लेयर है वो टिन या जिंक की बनी है, विच प्रोटेक्ट्स द हाइव फ्रॉम रेन एंड हेल्प्स रेगुलेट इंटरनल टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सीजन। और अंदर का टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। अब जो अप्लायंसेस यूज होते हैं हनी बी कीपिंग में वो है हनी एक्सट्रैक्टर। ये बहुत सारे हैं, इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज हनी एक्सट्रैक्टर। दिस टूल हेल्प्स टेक हनी आउट ऑफ द कॉम्स विदाउट ब्रेकिंग देम। इसमें ये देखिए, ये है हनी एक्सट्रैक्टर। इसमें इस तरीके से जो फ्रेम्स थे, वुडन फ्रेम्स, उनको इस तरीके से लगाया जाता है और इससे हनी क्या होता है, हनी को बाहर आराम से बिना उसको ब्रेक किए, बिना कोम को ब्रेक किए आप ये वुडन फ्रेम से हनी बाहर निकाल लेते हैं। इट स्पिन्स द कोम वेरी फास्ट, बहुत तेजी से स्पिन करता है। एंड आर हनी फ्लाइज आउट एंड कलेक्ट्स एट द बॉटम। और जो इसमें से हनी निकल के बॉटम में आ जाता है। इट इज यूजुअली मेड ऑफ मेटल एंड हैज रोटेटिंग पार्ट ऑफ होल्ड द कोम इन प्लेस। या फिर है अनकैपिंग नाइफ। सेकंड ये है अनकैपिंग नाइफ। बीज कवर द हनी बी विद द वैक्स कैप। देखिए कैसे, जब हनी इसमें भर देती है, इन होल्स में हनी भर देती है, तो क्या करती है, ऊपर से उसे वैक्स से कवर कर देती है, सील करती है। तो जो नेचुरल हाइव में भी आपने देखा कि हनी जहां पर स्टोर होता है, बाहर से उसे वैक्स से कवर किया जाता है। ये जो नाइफ है इसे गर्म किया जा सकता है, इसे प्लग इन करके इसे गर्म किया जाता है, और गर्म करने से जो बाहर हनी के बाहर जो वैक्स होता है उसे इसकी मदद से काट दिया जाता है, जिससे इजीली क्या होता है, वैक्स बाहर निकल जाता है। दिस स्पेशल नाइफ इट यूज टू रिमूव दैट कैप। ये जो कैप होता है उसको रिमूव करने के काम आता है, वैक्स का कैप बना देते हैं वो हनी के बाहर। The knife is usually heated, which make it easier to cut off the wax before putting the frame in the honey extractor. या हनी एक्सट्रैक्टर में लगाने से पहले आप जो वुडन फ्रेम है उसको पहले बाहर हल्का हल्का वैक्स सारा काट दिया जाता है, वैक्स हटा के तब आप जब हनी अंदर दिखने लगता है तो हनी को फिर हनी एक्सट्रैक्टर में रखा जाता है। बी स्मोकर, यह है बी स्मोकर। अ स्मोकर इज यूज्ड टू मेक स्मोक व्हिच calms the bees. It helps during honey collection or when checking the hive. जब आपको हाइव चेक करना है या आपको हनी को कलेक्शन करना है तब आप स्मोकर का यूज करते हैं। इस स्मोकर में आप कुछ फेरोमोन भी यूज कर सकते हैं, जिससे हनी जो है, हनी बीज जो होती हैं काम रहती हैं। और स्मोकर में आप हमेशा फेरोमोन से यूज करते हैं जिससे हनी बीज काम रहती हैं। द स्मोकर हाइड्स द अलार्म स्मेल बीज गिव ऑफ, so they stay calm and don't sting. Feeders provides sugar syrup or other supplement to bees during period when natural food sources are scarce, especially in winter or early spring. Bee veil या bee curtain, this is a protective cover worn by the beekeeper to avoid getting stung by bees. तो ये bee veil है जो आप सर पे एक टोपी जैसी होती है उसे पहन लेते हैं, उसके आगे पूरा मैश लगा रहता है जिससे आपके मुंह पर ये बीज ना काट सकें, आपकी बॉडी के अंदर ना जा सकें। ब्रश यूज टू जेंटल क्लीन और मूव बीज ऑफ द फ्रेम, ये जेंटली क्लीन करने के काम आता है और बीज को फ्रेम से हटाने के काम आता है। ग्लव्स प्रोटेक्ट्स द बी कीपर्स हैंड्स फ्रॉम स्टिंग एंड हेल्प कीप द हनी क्लीन। बूट्स जो होते हैं वो पैरों के लिए हैं कि पैरों में ना काट ले हनी बी। हाइग्रोमीटर जो होता है वो मॉइस्चर को मेजर करने के काम आता है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है हाइव के अंदर। थर्मोमीटर से आप हाइव के अंदर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स ऑफ हनी बी एंड हाइव। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? हनी, बी वैक्स, रॉयल जेली, बी पोलन, बी वेनम और प्रोपोलिस। तो हनी बी से बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। जैसे हनी के अलावा भी इतनी सारी चीजें हैं जो यूजेबल है और कमर्शियल यूज में काम आती है। जैसे हनी है, ये एक नेचुरल एंटीसेप्टिक है, इंक्रीज हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है ब्लड में,
kills germs that cause pneumonia and typhoid, used in baking and wine industry. बी वैक्स जो है वो मेनली कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जैसे सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, लिप बाम्स और लोशन में यूज होता है। रॉयल जेली वो सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स में यूज होती है, जैसे अस्थमा हो गया, हे फीवर है, इंसोमनिया है, स्टमक अल्सर, स्किन इशू, बूस्ट द इम्यून सिस्टम। बी पॉलन जो है वो एक सुपर फूड की तरह काम करता है, उसे सुपर फूड भी कहते हैं। इंक्रीज एनर्जी एंड एड्स डाइजेशन, डाइजेशन में मदद करता है और एनर्जी देता है। हेल्प रिड्यूस एलर्जी सिम्टम्स फ्रॉम एयरबोर्न पार्टिकल्स। बी वेनम जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट में यूज होता है, इंजेक्शन दिया जाता है आर्थराइटिस में और नर्व पेन में इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं बी वेनम के। प्रोपोलिस जो होता है वो एक स्टिकी सब्सटेंस है जो ट्री रेजन्स और बी सलाइवा से बनता है। ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक है एंड इज यूज्ड इन मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। अब नेक्स्ट है पैरासाइट्स कौन कौन से हैं हनी बी के। वेरोआ माइट, ये है वेरोआ डिस्ट्रक्टर। ये एक एक्सटर्नल माइट है, ये लगा पड़ा है, ये है माइट जो हनी बी के ऊपर लगा हुआ है, इसे वेरोआ माइट कहते हैं। ठीक है, ये एक एक्सटर्नल माइट है, स्मॉल होता है, रेडिश ब्राउन कलर है, ओवल शेप्ड है, फीड ऑन बी हिमोलिम्फ ब्लड। ये जो हनी बी है उसका ब्लड पीता रहता है, खाता रहता है। इससे बी वीक हो जाती है, वीकन बी, स्प्रेड वायरसेस स्प्रेड करता है, डीमॉर्फ विंग। तो देखो इससे क्या क्या हो जाता है, इसके विंग्स डीमॉर्फ्ड हो जाते हैं, उसका शेप बिगड़ जाता है, शॉर्टन बी लाइफ स्पेन, बी की लाइफ स्पेन कम हो जाती है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट वर्ल्ड वाइड, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट है ये एपिस मेलिफेरा की कॉलोनीज में, और सबसे ज्यादा आप एपिस मेलिफेरा का ही कीपिंग करते हैं, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा हनी आपको मिलता है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पैरासाइट है ये। सेकंड है आपका ट्रैकियल माइट या एक्रेपिस वुडी कहते हैं इसे, ये है इसका स्ट्रक्चर। ये इंटरनल माइट है, ये बॉडी के अंदर चला जाता है, माइक्रोस्कोपिक है, लिव्स इन ट्रैकियल ब्रीथिंग ट्यूब। ये हनी बी के ट्रैकियल या ब्रीथिंग ट्यूब में चला जाता है। इम्पेयर ब्रीथिंग हो जाती है इसकी वजह से। कॉज डिसओरिएंटेशन, ये डिसओरिएंटेशन को करता है। वीकेंस बीज, बी को कमजोर कर देता है। केविंग, इससे जो डिजीज होती है केविंग हो जाते हैं इसके। डिसजॉइंटेड विंग्स डिसजॉइंट हो जाते हैं, के शेप में हो जाते हैं। हाई विंटर मोर्टेलिटी, तो विंटर में सबसे ज्यादा इसी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। अगर इसको सही समय पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कॉलोनी जो होती है वो कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट है स्मॉल हाइव बीटल, एथिना ट्यूमिडा। जो एथिना ट्यूमिडा है ये एक स्मॉल हाइव बीटल है, स्मॉल होता है, डार्क बीटल है। इसका जो लार्वी होता है वो हाइव में चला जाता है और लार्वी टनल थ्रू कोम्स और टनल के थ्रू कोम में चला जाता है उसके हाइव में। स्पॉइल हनी एंड पोलन, उसका हनी और पोलन को स्पॉइल कर देता है। इसके सिम्टम्स हैं स्लीमी फिगमेंटेड हनी, डैमेज्ड और कोलैप्स्ड कॉम। इसमें हनी जो होता है वो बहुत ही स्लाइमी हो जाता है और फर्मेंटेड हो जाता है। नेक्स्ट है वैक्स मॉथ, गैलेरिया मेलोनेला, ये भी बहुत डेंजरस होता है। मॉथ लार्वा इन्वेड वीक और अनगार्डेड हाइव। जो ये मॉथ है ये अनगार्डेड हाइव के अंदर चला जाता है, या वीक जो भी हाइव होंगे उनके अंदर चला जाता है। डिस्ट्रॉय वैक्स कोम को डिस्ट्रॉय करता है, ब्रूड को डिस्ट्रॉय करता है और स्टोर्ड जितना हनी है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वेबिंग द टनल इन कोम वीकेंड कॉलोनीज। नेक्स्ट है नोजिमा, ये है नोजिमा सिरेनी और नोजिमा एपिस। ये माइक्रोस्पोरेडियन पैरासाइट है, फंगस लाइक, बहुत ही छोटे हैं, इसको बहुत छोटे माइक्रोस्पोरेडियन पैरासाइट होते हैं। इन्फेक्ट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ अडल्ट बी, ये अडल्ट बी की डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं। कॉजेज गट इन्फेक्शन, रिड्यूस बी लाइफ स्पेन, डायरिया, स्वोलन एब्डोमेन और वीकनेस द कॉलोनी, और इस तरीके से कॉलोनी को खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है जो हनी बी में जो डिजीजेस कॉज होती हैं वो पूरी लिस्ट है यहाँ पर। इसमें डिजीजेस क्या क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्फेक्टेड साइट क्या है, डैमेज क्या होता है और मैनेजमेंट क्या है। फर्स्ट है एकारेन डिजीज, ये एकारेपस वुडी से होती है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। इसमें ये ट्रैकिया में चले जाते हैं, ट्रैकिया और बॉडी फ्लूइड में चले जाते हैं। माइट्स पियर्स ट्रैकियल वॉल एंड फीड ऑन हिमोलिम्फ को खाना शुरू करते हैं। यूज रेजिस्टेंट हाइब्रिड बीज, इसमें आपको रेजिस्टेंट हाइब्रिड बीज यूज करनी चाहिए, जैसे बकफास्ट,
प्लेस कॉटन विद मेथाइल सैलिसिलेट अंडर हाइव, हाइव के अंदर आपको कॉटन में रखकर मेथाइल सैलिसिलेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है अमेरिकन फाउल ब्रूड एनीबैसिलस लार्वी स्पीसीज, ये एक बैक्टीरिया है जो गट में मिलता है। लार्वी डाई आफ्टर सेल सीलिंग, जैसे सेल को सील किया जाता है तो लार्वी इसमें मर जाती हैं। डार्क ब्राउन इनटू स्टिकी मास, तो डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर, ये स्ट्रेस में होता है, माल फंक्शन में होता है, जो क्रॉप्स की कमी हो जाती है उस समय होता है। ये पूरी की पूरी कॉलोनी को इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें जो वर्कर बीज होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं, अचानक गायब हो जाती हैं हाइव से। नेक्स्ट है सैक ब्रूड मोरेटर एटेटुलस, एक वायरस है जो स्किन इन्फेक्शन करता है। लार्वी ग्रे कलर की हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। डिस्ट्रॉय इफेक्टेड हाइव, सैनिटाइज द बी हाइव। नोजीमा डिजीज जो अभी हमने पढ़ा, नोजीमा एपिस से या सिरेंज से मिलती है। ये फंगस होती हैं, फंगस लाइक हैं, स्टमक में इन्फेक्ट करती हैं, इफेक्ट इंटेस्टाइन, कॉजेज डिसेंट्री एंड नोजीमा डिजीज। इंक्रीज हाइव वेंटिलेशन, इसे हाई वेंटिलेशन से आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमीबॉइक डिजीज, मेलपिक अमीबा मेलिफेरा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स में होती है, डिसेंट्री कॉज करती है। नेक्स्ट है यूरोपियन फाउल ब्रूड, ये मेलिसोकोकस प्लूटोनिस या बैसिलस प्लूटोन से होता है, मिड गट इन्फेक्टेड होता है। लार्वा जो होता है डिस्कलर्ड का हो जाता है, कॉइल अप हो जाता है, येलो और ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट है चॉक ब्रूड एस्कोस्फेरा एपिसई, फंगस है एक तरीके का, गट में इन्फेक्टेड करता है। फंगस कंज्यूम लार्वल बॉडी अपीयर्स वाइट एंड चॉकी, तो ये वाइट और चॉकी बना देता है इसके लार्वा की बॉडी को। अब है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग। बी कीपिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एग्रीकल्चर बाय एनहांसिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी थ्रू पॉलिनेशन। बी कीपिंग एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पॉलिनेशन के थ्रू वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है। इट इंश्योर एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड एडिशनल इनकम थ्रू प्रोडक्ट्स लाइक हनी, वैक्स एंड प्रोपोलिस। तो ये क्या है, अगर इसको आप बी कीपिंग करते हैं तो आप सिर्फ हनी से ही नहीं बल्कि वैक्स और प्रोपोलिस से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। द इंडस्ट्री सपोर्टेड जॉब क्रिएशन रिक्वायरिंग अप्रोक्सीमेटली 73,000 मैन per day for manufacturing equipment and appliances. Beekeeping is economically rewarding with an estimate net income rupees 1.70 lakh per year for 100 bee colonies. तो 100 bee colonies से आप per year 1.70 lakh रुपए कमा सकते हैं। It play a vital role in rural development and encourage the growth of small scale villages industries, especially empowering women and small farmers. Beekeeping contribute to biodiversity, ecological balance and sustainable farming.